स्वागत है दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में। और मैं हूँ रिचा। देखिए आज जो हम एंशिएंट हिस्ट्री में जो टॉपिक देखेंगे वो आर्यों के बाद का ही जस्ट कंटिन्यू है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इसे थोड़ा सा ही आर्यों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ऋग्वैदिक इतिहास के स्रोत हैं, जिसमें हम ऋग्वेद से परिचय देखेंगे। ऋग्वेद जो है वो उसे हमारा पहला ग्रंथ माना जाता है, तो उसका हम देखेंगे। तो देखिए ऋग्वेद जो है वो मानव की प्रथम रचना मानी जाती है। यानी अगर वेदों में देखा जाए तो 4 वेद होते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगी, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो उसे क्या है प्रथम वेद माना जाता है। ये मूल रूप से क्या है देवताओं की स्तुति वंदना से क्या है लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, यह क्या है पुजारी परिवार द्वारा संग्रहित प्रार्थनाएं हैं, जिसमें कुल 1028 मंत्र या ऋचाएँ प्राप्त होती हैं। मतलब कि क्या है कि देखिए ये क्या है पुजारी परिवारों द्वारा क्या है, यानी जो पुराने टाइम में हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे उनके द्वारा रचित क्या है ये ग्रंथ है, जिसमें कुल 1028 मंत्र और ऋचाएँ प्राप्त होती हैं। इसमें लगभग 300 के करीब क्या है इंडो यूरोपियन और भारोपियन भाषा के क्या है शब्द मिलते हैं। यानी जिसे भारोपियन कहते हैं वही इंडो यूरोपियन ही है। इसमें लगभग 300 के करीब, यानी ये कहा, इससे हम ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले के टाइम में भी जो हमारा रिलेशन था वो दूसरे देशों की दूसरी लैंग्वेजेस के साथ था। ये पुस्तक 10 मंडलों में विभाजित है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, जिसमें 2 से 7 तक क्या है सर्वाधिक प्राचीन है। अब ऋग्वैदिक मंडल देख लेते हैं हम। तो प्रथम मंडल में जो है इसमें क्या है जुआ के खेल का क्या है वर्णन किया गया है। जुआ का खेल मतलब जो डाइस होते हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं, आई होप आप जानते होंगे। उसके बाद जो दूसरा मंडल है इसमें क्या चीज़ों को डिस्कस किया गया है, इसमें कृषि क्रियाओं को क्या है डिस्कस किया गया है। उसके बाद जो तीसरा मंडल है इसमें मतलब दूसरे मंडल में कृषि से रिलेटेड चीज़ें, कृषि में क्या होता है कैसे होता है उसका डिस्कशन किया गया है। उसके बाद तीसरे मंत्र में गायत्री मंत्र पर क्या है चर्चा की गई है। यानी जो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो मंत्र है हमारा उसकी क्या है बात की गई है। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, विश्वामित्र हैं। और जो चौथा मंडल है इसमें कृषि अनुष्ठानों की क्या चर्चा की गई, यानी कृषि वगैरह कैसे की जाए। और जो 5वां है उसमें क्या है अग्नि तथा घोड़े की महिमा का क्या है वर्णन किया गया है। यानी अग्नि और जो आग है और जो घोड़ा है उसका कितना महत्व है, इस चीज़ की क्या है चर्चा की गई है। उसके बाद जो छठा है उसमें क्या है हरियूपिया यानी हड़प्पा शब्द की चर्चा की गई है। यानी ये जो मैं हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जो जाना जाता है, ऑलरेडी मैं इसे पढ़ा चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो उसकी भी क्या है चर्चा की गई है। 7वें में जो है इसमें 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है। कितने राजाओं, 10 राजाओं। और साथ ही क्या है वरुण की क्या है पूजा की चर्चा, यानी वरुण देवता हैं तो उनकी क्या है पूजा की चर्चा की बात की गई है। फिर 8वें मंडल, जैसे 1 to 7 ही इम्पॉर्टेंट है लेकिन हम देख लेते हैं जो 8वां मंडल है इसमें क्या है अनार्यों की चर्चा की गई है। यानी जो भारत में अनार्य भी होते हैं उनकी क्या है चर्चा की गई है। जो 9वां मंडल है इसमें क्या है सोम को समर्पित, यानी सोम भगवान टाइप ही कहा जा सकता है, तो क्या है उनको समर्पित किया गया है। इसमें जो प्रसिद्ध भाषण मैं कवि हूँ मेरे पिता वैद्य हैं तथा माता अनाज पीसती है की चर्चा मिलती है। मतलब देखिए सोम क्या है एंशिएंट हिस्ट्री में ही एक नाम मिलता है। इसमें क्या है देखिए ये क्या चीज़ों को इंडिकेट करता है, इसमें एक ये पर्सन है जो ये बताता है कि उस समय पे जो क्या है कास्ट सिस्टम तो हुआ करता था, लेकिन कास्ट सिस्टम इस बेसिस पर हुआ करता था कि जो कास्ट जो फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है। यानी भले ही आपने एक पंडित के घर में जन्म लिया है लेकिन आप क्षत्रिय का कार्य करना चाहते हैं तो आपको पूरी छूट थी। तो वही चीज़ जो सोम है एक व्यक्ति है, सॉरी गॉड नहीं है, मैंने गलती से कह दिया था। तो वो यही चीज़ बताता है कि मैं क्या हूँ कवि हूँ। यानी जो सोम है वो कवि है, जो सोम के पिता हैं वो वैद्य हैं और जो उसकी माता है वो क्या है अनाज पीसती है। यानी यहाँ पर क्या है अलग अलग कास्ट की देखिए क्या है आपको चर्चा मिल रही है। तो यहाँ वहाँ पर वही चीज़ थी कि जो कार्य जो करना चाहता है वो कर सकता है। उसके बाद 10वें में क्या देखिए इसमें क्या है इतिहास की
कई बातों का इससे यहाँ क्या है हमें पता चलता है। जैसे इसमें क्या है एकत्ववाद का पता चलता है, बहुदेववाद का पता चलता है तथा शैवेश्वरवाद का। एकत्ववाद, बहुदेश्वरवाद और यानी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में क्या पता चलता है। इसमें सत्य यानी ट्रुथ को भी क्या है परिभाषित किया गया है। यानी जो सत्य पहले क्या है, सत्य जो आज के समय में हम जिसे सत्य यानी सच को सत्य कहते हैं, तो वो क्या है सत्य हुआ करता था, उसे भी क्या है परिभाषित किया गया है। और इसमें कहा गया है एकम सत विप्र बहुधा वतंती, अर्थात सत एक होता है, विद्वान उसे अलग अलग बताते हैं। ठीक है, ये चीज़ कही गई है। उसके बाद जो 10वां मंडल है उसमें किस बात की चर्चा की गई है, वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। यानी इसका मतलब ये है कि पहले भारतीयों ने संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक ग्राम के रूप में माना। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि ये जो पूरा संसार है वो हमारा एक परिवार है। और भारतीयों ने क्या है संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक ग्राम यानी गांव के रूप में देखा है, एक परिवार के रूप में देखा है। क्योंकि देखिए जो एक गांव होता है हमारा, उसमें कोई भी रहता हो वो सभी क्या है अपने घर के तरीके से मानते हैं। तो वही चीज़ 10वें मंडल में कही गई है, वसुधैव कुटुंबकम। इसमें क्या है विवाह सूक्त की भी क्या है चर्चा है, और विवाह को क्या माना गया है, एक संस्कार माना गया है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है सरस्वती वंदना तथा नदी स्तुति की भी क्या है चर्चा की गई है। इसमें सरस्वती वंदना की भी चर्चा, और इसमें एक मंडल इस मंडल में एक सूक्त, पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था की क्या चर्चा मिलती है। यानी इसमें एक सूक्ति में जो पुरुष सूक्त है उसमें क्या है वर्ण व्यवस्था में पहली बार क्या है वर्ण व्यवस्था की क्या है चर्चा मिलती है। यानी वर्ण व्यवस्था क्या थी, कैसे थी। उसके बाद ऋग्वैदिक लोगों का निवास स्थान देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक लोग थे वो कहाँ रहते थे, कहाँ से आए थे, कौन थे, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, वो चीज़ें हम देखते हैं। तो जो ऋग्वैदिक लोग आज के क्या है अफ़गानिस्तान तथा भारत पाकिस्तान के पंजाब के बीच के क्षेत्र में रहते थे। यानी पहले तो वो एक ही हुआ करता था, लेकिन अगर आज के हिसाब से आप देखते हैं तो वो अफ़गानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और पंजाब वाला कुछ क्षेत्र वहाँ की क्या है आसपास के इलाकों में रहते थे, यानी बीच के क्षेत्र में रहते थे। और इन्होंने अपने ग्रंथ में जिस भूगोल की चर्चा की है उसी आधार पर इसे क्या है समझा जा सकता है। यानी जो इन्होंने क्या है ऋग्वैदिक लोगों ने क्या है जो ग्रंथ की रचना की थी उसी के हिसाब से इसे हम देख सकते हैं। जैसे इनका जो क्षेत्र है वो अफ़गानिस्तान क्षेत्र है और भारत पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो कुछ क्षेत्र जो अफ़गानिस्तान का है और जो भारत पाकिस्तान का क्षेत्र है उसे हम देखेंगे। तो अफ़गानिस्तान में क्या है कई नदियों की चर्चा की गई है, किसमें ऋग्वेद में की गई है। यानी अफ़गानिस्तान में जो बहुत सारी नदियां हैं उनकी जो चर्चा है उसे किसमें किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। और आज जो है जो कमोबेश आज भी उसी नाम से क्या है जानी जाती है। यानी आज भी उनको जो नदियाँ प्राप्त हुई हैं उन्हें उसी नाम से जाना जाता है जो जिस नाम से वो थी पहले। उसी के बाद भारत पाकिस्तान क्षेत्र, इसमें इस इलाके को क्या है आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र कहते थे। यानी जो आर्य जो मैंने आपको 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो लगभग इससे पहले अपलोड किया था उसे आप जाके देख सकते हैं। आर्यों के बारे में मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। तो उसे क्या है सप्त सैंधव का क्षेत्र कहते थे। और उन्होंने यहाँ की कई नदियों के नाम भी क्या है गिनाए हैं, जिनके आधुनिक नदियों के क्या है नाम हैं। तो क्या है प्राचीन टाइम में कुछ और थे और आज कुछ और है। जैसे अफ़गानिस्तान की जो नदियां हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो गोमल, गोमती, सुवास्तु जिसे स्वात, कुभा, काबुल और कुर्रम यानी कुमू। और क्या है प्राचीन नेम और आधुनिक नेम देख लेते हैं। सिंधु, तो आज भी आधुनिक में सिंधु है। वितस्ता जिसे आज झेलम कहा जाता है। अस्कनी जिसे आज चेनाब कहा जाता है। और पुरुषणी जिसे आज रावी कहा जाता है। विपासा जिसे आज व्यास कहा जाता है। सतुद्री जिसे आज सतलज कहा जाता है। और सरस्वती जिसे सरस्वती एक तरीके से क्या है विलुप्त टाइप हो रही है। तो उसके बाद देखिए ऋग्वेद में क्या है हिमालय पर्वत की भी क्या है चर्चा मिलती है। यानी हिमालय पर्वत जो था वो क्या है पहले भी क्या था अस्तित्व में था। और देखिए हिमालय पर्वत की तो खैर बात करें तो वो तो अस्तित्व में था, क्योंकि रामायण जो आज से लगभग 4000 साल पहले लिखी गई थी और काफ़ी पहले, तो उसमें भी क्या है हिमालय पर्वत का क्या है वो जो जड़ी बूटी वाला कॉन्सेप्ट है। यानी जो हनुमान जी लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटी लेने जाते हैं तो वो क्या है वहीं हिमालय ही जाते हैं।
तो क्या है उसकी भी क्या है चर्चा मिलती है। और हिमालय को क्या है हिमवंत तथा मुजवंत कहा गया है। क्या हिमालय को हिमवंत तथा मुजवंत कहा गया है। ऋग्वेद में हिमालय को क्या कहा गया है हिमवंत और भुजवंत। उसके बाद क्या है लेकिन आर्यों को क्या है अभी विंध्य पर्वत की जानकारी नहीं थी। यानी जो भारत में जो आर्य थे उनको क्या है अभी भी विंध्य पर्वत की जानकारी नहीं थी। अभी भी वे क्या है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से परिचित नहीं थे। और वो क्या है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भी परिचित नहीं थे। और साथ ही साथ गंगा के मैदान से भी क्या है जो आर्य थे वो क्या है अच्छे तरीके से परिचित नहीं थे। यानी थोड़ा थोड़ा थे लेकिन पूरे तरीके से डिटेल में कि कहाँ क्या चीज़ें हैं कैसे हैं वो नहीं थे। उसके बाद क्या है क्योंकि ऋग्वेद में क्या है गंगा यमुना की केवल 1 से 2 बार ही चर्चा की गई है। ये हमारे पास हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि उनके पास इसलिए नहीं थे क्योंकि जो ऋग्वेद है उसमें गंगा और यमुना जो 2 नदियां हैं उनकी क्या है सिर्फ 1 या 2 बार ही क्या है चर्चा की गई है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में देखिए क्या है पुरोहित, वेश, कर अधिकारी, न्याय अधिकारी, जन शब्द और जनपद ये क्या है जो थे और कुछ क्या है नहीं थे। उसके बाद आर्यों का हम सामाजिक जीवन अब देखते हैं। ये क्या है ऋग्वैदिक काल का हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लिया। अब आर्यों के हम सामाजिक जीवन की बात करते हैं। तो आर्यों की सामाजिक जीवन में अगर ऋग्वैदिक समाज जो है वो मूलतः क्या था कबायली समाज था। ऋग्वैदिक समाज जो था वो क्या था मूलतः कबायली समाज था। आर्य समाज में 2 समूहों की क्या चर्चा करते हैं। यानी अगर आर्य समाज में देखा जाए तो 2 समूहों की चर्चा की जाती है। एक जो खुद के लिए आर्य यूज़ करते थे और दूसरे जो अन्य लोगों के लिए क्या है अनार्य यूज़ करते थे। तो इनमें 2 कॉन्सेप्ट यानी एक तो खुद जो आर्य थे और जो आर्य नहीं थे उनके लिए क्या है अनार्य शब्द का यूज़ किया जाता है। अनार्यों में क्या है दास, दस्यु और पणियों की चर्चा की जाती थी। उसके बाद आर्य जो थे वो क्या है अपना समाज जो है आर्यों का जो समाज था वो क्या था साधारण समाज था। यानी कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। और समाज में क्या है स्त्रीकरण विभाजन अभी नहीं था। यानी जो यहाँ का समाज था उसमें क्या है विभाजन नहीं था। क्योंकि ऋग्वेद में क्या है ये चीज़ मिलती है। ऋग्वेद में ये चीज़ मिलती है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माता अनाज पीसती है, भिन्न भिन्न व्यवसाय करते हुए भी हम साथ साथ रहते हैं। मतलब क्या है समाज में विभाजन नहीं था। लोग जो थे वो मिलजुल कर रहते थे। कुछ भी व्यवसाय क्या है सिलेक्ट कर सकते थे। तो इस चीज़ की जो पुष्टि है वो हमें ऋग्वैदिक ग्रंथ से मिलती है। सोम नाम का जो एक व्यक्ति है वो ये बात क्या है कहता है। उसके बाद देखिए समाज जो था समाज की मूल जो इकाई थी वो क्या थी परिवार थी। और परिवार में क्या है कई पीढ़ियों के लोग रहते थे। लोगों ने अपने स्वजनों के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किया। यानी जो उनके आसपास जो लोग रहते थे उनके लिए उन्होंने क्या है ग्राम शब्द का प्रयोग किया है। और देखिए ऋग्वैदिक समाज में जो महिलाओं की स्थिति है वो पूरे प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में सबसे बेहतर मानी जाती है। ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन जो समाज था लेकिन यहाँ भी भले ही स्त्रियों की जो स्थिति थी वो काफ़ी भी अच्छी थी लेकिन यहाँ का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। कैसे देख सकते हैं इसे कैसे समझा जा सकता है कि जो समाज था यहाँ का वो पितृसत्तात्मक था। क्योंकि जो महिलाओं को क्या है शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। और कैसे हमें ये चीज़ पता चलती है कि शिक्षा का अधिकार प्राप्त था क्योंकि कई सारे विदुषी महिलाओं की क्या है चर्चा मिलती है जिन्होंने वैदिक ग्रंथों की रचना की। यानी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ों की यहाँ पे या महिलाओं की चर्चा मिलती है जिन्होंने क्या है वैदिक ग्रंथों की रचना की है जिसमें क्या है अपाला, घोषा, विश्ववारा तथा लोपामुद्रा आदि मुख्य हैं। ये कुछ क्या है औरतें हैं महिलाएं हैं जिनकी क्या है भागीदारी हमें मिलती है। उसके बाद महिलाओं को क्या है यज्ञ की भागीदारी का भी क्या था अवसर प्राप्त था। यानी जो महिलाएं थी वो यज्ञ कार्य भी करती थी क्योंकि जो ऋषि मुनियों की पुत्रियां होती थी या जो बेटियां होती थी जैसे जो अपाला, घोषा ये सारी हैं तो ये क्या है ऋषियों मुनियों की वो थी। तो ये क्या है यज्ञ में भी क्या है अपनी भागीदारी निभाती थी। उसके बाद महिलाओं को राजनीति में निर्णय संबंधी अधिकार थे क्योंकि सभा समिति में उनका भी क्या था प्रवेश था। इसीलिए क्या है उनको भी क्या है राजनीति निर्णय लेने का क्या है हक रहा होगा। उसके बाद स्त्रियों का जो विवाह है वो क्या है
कम उम्र में ना होकर यौवना आरंभ यानी 16 से 17 ईयर की एज में होता था। यानी शुरू में उसमें अल्प आयु में उनका विवाह नहीं होता था। और ऋग्वैदिक जो समाज था वो मूलतः क्या था, कबायली समाज था। अतः नियोग प्रथा, पत्नित्व तथा बहुपतित्व जैसे क्रियाकलाप या मान्यताओं भी क्या थी, समाज में प्रचलित थी। यानी ये जो ऋग्वैदिक समाज था वो कबायली समाज था और यहाँ पे क्या है, एक से अधिक पत्नी और एक से अधिक पति रख सकते थे। ऐसी क्या है, हमें यहाँ मान्यताएं समाज में दिखती हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस की जाती थी। उसके बाद आर्यों तथा अनार्यों के बीच तथा आर्यों और अनार्यों के बीच के हितों के आधार पर क्या है, संघर्ष के क्या है काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। जैसे प्रसिद्ध दसराज युद्ध जो क्या है, पूर्वी पवी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया। ये जो युद्ध है वो पुरुषणी यानी रावी के तट पर लड़ा गया था। जो दसराज युद्ध है वो रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। इसमें क्या थे, युद्ध में 2 दल थे, जिसमें एक तरफ मात्र भारत नामक कबीला था। क्या था, भरत कबीला था। इसी कबीले के नाम पर क्या है, देश के नाम भारतवर्ष पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, जो भरत कबीला था उसी के नाम पर क्या है, बाद में भारत का नाम क्या है, भारतवर्ष पड़ता है। और जिसका जो नेता था वो कौन था, सुदास था। और विपक्ष में कौन था, 5 आर्य तथा 5 अनार्य थे। और युद्ध में लेकिन जो युद्ध होता है इसमें क्या होता है, किसकी जीत होती है, भरत कबीले की जीत होती है। और जो पराजित जो 10 जन थे उसमें क्या थे, पुरु भी थे, जिन्हें क्या है काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। लेकिन फिर भी क्या होती है, भरत कबीले की क्या होती है, जीत होती है। जिसका नेतृत्व करता कौन था, सुदास था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखकर बिल्कुल पढ़िएगा। और ये जो हिस्ट्री है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का अगर आप अपने सिलेबस निकाल के देखेंगे तो उसमें भी क्या है, आपके ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे गए। उसके बाद ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन हम देखते हैं कि क्या ऋग्वैदिक अगर राजनीति जो मूलतः अगर देखें तो सरदार तंत्रात्मक थी। क्या थी, सरदार तंत्रात्मक थी। सरदार जो होता था वो क्या होता था, कबीले का मुखिया होता था। सरदार जो था वो क्या होता था, कबीले का मुखिया होता था। वो राजा तथा राजन्य जैसी पदवी ग्रहण करता था। क्या, राजा और राजन्य जैसी पदवी ग्रहण करता था। उसका जो पद था वो क्या था, अनुवांशिक था। क्या था, अनुवांशिक था। लेकिन वह क्या है, राजतांत्रिक राजा जितना प्रभावशाली नहीं था। क्या है, जो ये मुखिया होता था वो क्या होता था, लेकिन राजतांत्रिक राजा जितना क्या है प्रभावशाली नहीं होता था। क्योंकि उसे अपनी सत्ता की वैधता के लिए सभा तथा समिति के बीच जाना पड़ता था। मतलब उसकी सत्ता तभी तक रहेगी जब तक वो सभा और समिति में शामिल होगा। जो मीटिंग्स हैं वो हो रही हैं, उनको क्या है लेगा, तभी तक उसकी क्या है ये जो चीज़ें हैं वो मान्य रहेंगी। इस समय देखिए अधिकारियों का क्या था, कुछ खास वर्ग नहीं था। केवल सुविधा के लिए सेनानी, पुरोहित तथा ग्रामीण जैसे शब्द ही मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यानी जो सेना थी वो उसका इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं हमें मिलता है, सिर्फ सेनानी, पुरोहित और ग्रामीणी जैसे शब्द ही मिलते हैं। और राजा और प्रजा के बीच अभी भी क्या था, कोई भेद जो था वो स्पष्ट नहीं था। यानी राजा और जो प्रजा होती थी वो लगभग सेम ही होती थी, दोनों के बीच में इतना ज़्यादा कोई भेद नहीं था। राजा के पास जो थी वो नियमित सेना होती थी, बहुत ज़्यादा सेना भी नहीं होती थी। और न्यायिक तंत्र भी क्या था, विकसित नहीं था। यानी जो न्याय का तंत्र था कि कैसे चलाया जाएगा, क्या चीज़ें होंगी, वो भी क्या था, इतना ज़्यादा विकसित नहीं था। क्योंकि पशुओं को अक्सर क्या है, चोरी होती रहती थी। क्यों, ये चीज़ हमें किस बात से पता चलती है, इस बात से पता चलती है कि यहाँ जो पशु थे वो क्या है, अक्सर चोरी होते रहते थे। ऋग्वेद में क्या है, 4 प्रकार के प्रजातांत्रिक परिषदों की क्या है चर्चा मिलती है, जैसे सभा, समिति, विदथ और गढ़। ये जो सभा होती थी ये क्या होती थी, कबीले के सबसे वृद्ध लोगों की परिषद होती थी। यानी सभा में सबसे वृद्ध लोगों की मीटिंग होती थी। समिति में कबीले के हर व्यक्ति समिति का सदस्य होता था। यानी कबीले में जितने भी लोग होंगे वो क्या होंगे, सभी सदस्य होंगे। और विदत और जो गढ़ होते थे इनका जो स्वरूप है वो क्या है, सही ढंग से स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये भी जो थी वो प्रजातांत्रिक परिषद ही थी। क्योंकि कुछ विद्वान जो हैं वो विदत को क्या है, सैनिक परिषद मानते हैं।
ठीक है। उसके बाद देखिए अगर जो और परिषदों में देखें तो प्रजातांत्रिक बीज जो है खोजे जा सकते हैं। मतलब कि यहाँ जो था वो प्रजातंत्र भी था। कैसे? क्योंकि इनके तहत ऋग्वैदिक लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, यानी जो ऋग्वैदिक लोग थे वो एक जगह इकट्ठा होकर काम करते थे, मुद्दों की क्या है चर्चा करते थे, मुद्दों की चर्चा और बहस की जाती थी तथा बहुमत से क्या है आम राय बनाने की क्या है कोशिश की जाती थी। यानी बहुमत अगर कोई चीज़ है या कोई बात है तो उस पर क्या किया जाता था, ऐसी कोशिश की जाती थी कि सभी लोगों का बहुमत हासिल हो, सभी लोग मत हो। उसके बाद ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था देखते हैं जो पशुपालन, कृषि और व्यवसाय पर क्या थी आधारित थी। इसमें हम पशुपालन देख लेते हैं। अगर हम पशुपालन की बात करें तो इनका क्या था, जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन था। और ये लोग पशुपालन में देखिए कौन कौन से मुख्य रूप से गाय, घोड़े और दूसरे मवेशियों का पालन करते थे। यानी गाय, घोड़े और दूसरे जानवर क्या है पालते थे। गाय क्या थी, धन का माध्यम थी और गायों की संख्या से क्या है व्यक्ति की हैसियत तय होती थी। यानी मतलब इसमें ये चीज़ थी ऋग्वैदिक काल में कि जिसके पास क्या होगी, जितनी ज़्यादा संख्या में गाय होंगी तो उसकी जो हैसियत होगी यानी वो क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी या काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। लेकिन रखते तो ये लोग गाय, घोड़े और भी जानवर थे, लेकिन गाय जो थी वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा धन का माध्यम थी और इसके लिए क्या थे, काफ़ी झगड़े भी होते थे। और राजा से क्या है पशुओं की सुरक्षा की क्या है उम्मीद की जाती थी। यानी जो यहाँ राजा होता था उससे ये उम्मीद की जाती थी कि वो क्या है पशुओं की रक्षा करेगा और यही कारण है कि राजा को क्या है जनस्य गोपा कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था, जनस्य गोपा, यानी सभी की क्या है सुरक्षा करने वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कृषि। कृषि जो था वो क्या था, द्वितीयक व्यवसाय था, यानी दूसरा व्यवसाय था। जो पहला व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन। क्या था, पशुपालन। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद कृषि कार्य के लिए क्या है भूमि का खास महत्व नहीं था। ये लोग इतना ज़्यादा भूमि को महत्व नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में एकमात्र जौ फसल की क्या चर्चा मिलती है। यानी जो ऋग्वेद है उसमें सिर्फ किसकी, जौ की ही, जौ एक फसल होती है उसी की क्या है चर्चा मिलती है। लेकिन हालांकि ऋग्वेद में क्या है आर्यों की कृषि क्रियाओं जैसे जुताई, बुआई, कटाई तथा मौसम आदि की क्या है जानकारी थी। यानी ऋग्वैदिक जो आर्य थे उन्हें क्या है जुताई, बुआई और कटाई और मौसम जो होता है उसकी क्या थी, काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी। उसके बाद हम देखते हैं व्यवसाय। इस समय के जो लोग थे वो सोना, चांदी, तांबा, कांसा, रथ, मृदभांड आदि का क्या है व्यवसाय करते थे। अब ऋग्वैदिक धार्मिक व्यवस्था हम देखते हैं। धार्मिक व्यवस्था में मानवाकृतिक स्वरूप, यथार्थवादी स्वरूप और कर्मकांड देखेंगे। मानवाकृतिक स्वरूप की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए धर्म एवं दर्शन के क्या है बिंदु पर ऋग्वेद जो था उसमें क्या है काफ़ी विविधता पाई जाती है। यानी काफ़ी सारे डिफरेंस है। अगर धर्म और दर्शन के अगर आप नाम पर देखते हैं तो ऋग्वैदिक जो है उसमें क्या है काफ़ी विविधता पाई जाती है। इसमें एकत्ववाद, बहुदेशवाद एवं सर्वेश्वरवाद की क्या है सभी की क्या है चर्चा की जाती है। यानी एकत्ववाद, बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवता और सर्वेश्वरवाद की क्या है चर्चा मिलती है। आर्य जो थे वो भारी संख्या में देवी देवताओं की पूजा करते थे। यानी जो आर्य लोग थे वो देवी देवताओं की क्या है काफ़ी ज़्यादा पूजा करते थे। इनके मुख्य देवताओं में अगर हम देखें इंद्र भगवान बारिश के देवता और वीरता के परिचायक हैं। लेकिन ये उल्टे सीधे भगवान भी बहुत थे, यानी इनको गुस्सा क्या है काफ़ी ज़्यादा आता है। खैर आप इंद्र के कैरेक्टर से तो परिचित होंगे। उसके बाद क्या है एक ऋत अर्थात क्या है नैतिक व्यवस्था का संचालक अग्नि जो था उसे नैतिक व्यवस्था का संचालक यानी पृथ्वी का देवता एवं मनुष्य तथा देवताओं के बीच मध्य स्थित जो अग्नि थी उसे पृथ्वी का देवता मनुष्यों और देवताओं के बीच का माना जाता है। यानी दोनों में क्या थे संबंध थे। तथा जो नासत्य यानी चिकित्सक देवता एवं मित्र एवं वरुण हमेशा ही एक जोड़ी रहती थी। ठीक है, आदि क्या थे मुख्य कुछ भगवान थे। तो
उसके बाद देखिए ऋग्वेद में क्या है, विष्णु की भी चर्चा मिलती है, विष्णु भगवान की भी चर्चा मिलती है। लेकिन क्या था ऋग्वेद में, जब तक जो विष्णु भगवान है तो इनकी क्या है, कुछ खास महत्व नहीं था इनका। यानी उस समय का जो समाज था, ऋग्वैदिक आर्य समाज जो था उस समय, क्या है, जो विष्णु भगवान थे उनकी क्या है, कुछ खास चर्चा नहीं है, उनका कुछ खास महत्व नहीं है। इसमें क्या है, उषा, निशा तथा अदिति जैसी देवियों की भी क्या है, चर्चा मिलती है। यानी जो आर्य थे वो देवी और देवताओं दोनों की क्या पूजा करते थे, लेकिन इनका जो महत्व है पुरुष देवी देवताओं के सापेक्ष क्या था, गौड़ था। मतलब क्या है, इनकी जो पूजा होती थी इनका महत्व था, लेकिन क्या है, जेंट्स उनके मुकाबले, देवी देवताओं के मुकाबले क्या था, इतना ज़्यादा नहीं था। क्यों? क्योंकि समाज जो था हमारा वो क्या था, पितृ सत्तात्मक था। उसके बाद ऋग्वैदिक धर्म की क्या है, प्रकृति देखते हैं। ऋग्वैदिक धर्म की क्या प्रकृति थी, तो मानवाकृतिक थी। यानी ऋग्वैदिक जो धर्म था वो क्या था, मानवाकृतिक धर्म था। क्योंकि क्या है, यहाँ लोगों ने क्या है, देवताओं की रचना मनुष्य के सर्वोच्च गुणों तथा प्रकृति के गुणों को आरोपित करके किया है। मतलब यहाँ पर जो मनुष्य है उसने क्या है, जो सर्वोच्च गुण है किसके, मनुष्यों के सर्वोच्च गुण और प्रकृति के गुणों को क्या है, एक साथ मिलाकर उन्होंने क्या है, देवी देवताओं की रचना की है, गठन किया है। अब देखते हैं हम यथार्थवादी में देखिए क्या है, यथार्थवादी की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक धर्म जो था वो यथार्थवादी भी था। क्यों? क्योंकि अपने देवताओं की पूजा जो लोग थे वो मूलतः भौतिक उन्नति के लिए करते थे। यानी जो अपने देवताओं की जो पूजा करते थे वो किसके लिए करते थे, भौतिक उन्नति के लिए करते थे। और वो किसी पारलौकिक जीवन के बजाय, यानी किसी दूसरे जीवन की बजाय इस लोक में जीवन और समृद्धि में विश्वास करते थे। यानी ये लोग जो पुरानी चीज़ें हैं, जो आने वाला कल है उसमें बिलीव नहीं करते थे, बल्कि आज जो है, इस समय जो चल रहा है या जो आज इन्हें दिखाई दे रहा है उस पर क्या थे, ये लोग ज़्यादा विश्वास करते थे। उसके बाद सरल कर्मकांड और कर्मकांड विहीन धर्म इनका देखते हैं। तो जो ऋग्वैदिक धर्म था वो कर्मकांड प्रधान नहीं था। क्या था, कर्मकांड प्रधान नहीं था। क्या था, पूजा का माध्यम जो था वो प्रार्थना, प्रकृति पूजा तथा यज्ञ था। यानी ये लोग जो पूजा करते थे वो प्रकृति की पूजा और यज्ञ करते थे, लेकिन जो मूल बल इनका था वो किस पर होता था, स्तुति वंदना पर होता था। किस पर होता था, स्तुति वंदना पर होता था। और यज्ञों में क्या है, तंत्र मंत्र तथा कर्मकांड पर जोर नहीं था। यानी जो जिसे यज्ञ करना है उसमें क्या है, तंत्र मंत्र और कर्मकांड का क्या है, कोई जोर नहीं था। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल भी अभी काफ़ी है, तो इसे हम उत्तर वैदिक काल को अलग से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम ऋग्वैदिक काल देख लेते हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल क्या है हम डिटेल में अलग से पढ़ लेंगे, नहीं तो ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उत्तर वैदिक काल के साथ। थैंक्स।